Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Al-Hadi Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class first year. Welcome back to the channel. Before proceeding the channel, if you are new on this channel and अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर शेयर करिए ताकि आने वाली हर नई एजुकेशनल वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें। और अगर आपको अपनी एजुकेशनल लेक्चर्स के अंदर, एजुकेशनल स्टडीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे गाइड ले सकें। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 3। आज की हम अपने वीडियो में चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। Now we are going to learn or discuss how we can solve the numerical which is included in chapter number 3 dynamics class first year syntax book board की dynamics chapter के अंदर जो भी numerical हैं बेसिकली आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि how we can apply the Newton's law of motion and how we can solve the numericals इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर हमारे पास ये मेंशन है कि आ कार वेइंग यानी कि एक कार है जिसका वेट है 9800 न्यूटन इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार जो है वो मूव कर रही है, मूवमेंट पोजीशन में है और उसकी स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स यानी कि जब उसको ब्रेक्स लगते हैं इट कम्स टू रेस्ट। क्या होता है जब वो ब्रेक लगाती है तो वो क्या हो जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो बेसिकली ये जो इन्होंने बताया है ये वाला सेंटेंस इट इज़ शोइंग दैट कि फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। बिकॉज ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, क्योंकि उसने ब्रेक्स लगा दिए, इट कम्स टू रेस्ट यानी कि अब वो रेस्ट में आ गई तो फाइनल स्पीड हमारे पास क्या हो गई, ज़ीरो आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। लेकिन जब कार ने अपनी स्पीड स्टार्ट की थी और उसके बाद वो रेस्ट में पोजीशन में आई यानी कि मूवमेंट से वो रेस्ट पोजीशन में आई तो वहाँ तक उसकी ट्रैवलिंग कितनी हो गई थी, उसने डिस्टेंस कवर किया था 50 मीटर्स का। अब हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स होती क्या है और हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग फोर्स। बेसिकली रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी मूवमेंट वाली चीज़ को, मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए यूज़ की जाती है। दैट फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मूवमेंट से, उसकी मोशन से। जैसे कि यहाँ पर कार के बारे में बात की जा रही है तो कार जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, लेकिन जब उसको ब्रेक लगे तो वह रेस्ट पोजीशन में आ गई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो इस मूवमेंट को स्लो डाउन कर रही है दैट इज़ कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। ये बेसिकली एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है क्योंकि ये जो है वो इसकी ऑपोजिट होती है और इसको स्टॉप करने के लिए अप्लाई की जा रही होती है या अप्लाई हो रही होती है। अब हम सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, फाइनल स्पीड। जो चीज़ें हमारे पास मेंशन है वो हम डेटा में एज इट इज़ लिखेंगे। आपको भी प्रॉपर इसी तरीके से कॉलम बनाना है ताकि आपके पास जो है वो इसके अंदर कोई भी इशू ना हो। अब हमारे पास फाइनल स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ हमारे पास इन्होंने बताया है कि ऑन दी एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम टू रेस्ट यानी कि रेस्ट में आ गई। हमारे पास वेट क्या है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है वो है W इज इक्वल टू 9800 न्यूटन। ठीक है, 9800 न्यूटन है, वेट न्यूटन में होता है तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज और इसको हमें वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे इनिशियल स्पीड पे। इनिशियल स्पीड क्या होगा, ये आपके पास VI दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। बट नाउ द सिचुएशन इज़ दैट के इनिशियल स्पीड इज़ इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। एज यू नो दैट कि हमें जो है वो जब भी किसी भी कोई भी डेटा बना रहे होते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को उसके यूनिट के अंदर ही चेंज करना होता है। ठीक है, ये 0 मीटर पर सेकेंड हमारे पास बिल्कुल ठीक है, वेट हमारे पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इनिशियल स्पीड है वो हमारे पास क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर नहीं होता और हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इजीली VI को यानी कि इनिशियल स्पीड को इजीली चेंज कर लेंगे। ये 40 है राइट, किलो का कन्वर्जन जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1000 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आर
तो कन्वर्जन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि ये 40 लिखा हुआ है, किलोमीटर की जगह आपके पास 1000 आ जाएगा और उसके बाद डिवाइडेड बाय आर है, तो आर की जगह पर आपके पास 3600 आ जाएगा, क्योंकि एक आर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, यानी कि इनिशियल स्पीड आ गई 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करके लिख ली और हमारे पास इनिशियल स्पीड यानी कि फोर्थ वैल्यू क्या आ गई 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करनी है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स होती है जो किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है, अप्लाई की जाती है। ठीक है, जैसे कि कार यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, लेकिन उसको ब्रेक लगे, उसने ब्रेक लगाए, ऑल ऑफ सडन जब ब्रेक लगा तो वो रेस्ट पोजीशन में आ गई। तो ब्रेक लगाते टाइम जो भी फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप ने नोट किया होगा कि मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेक्चर रेडी करती हूँ तो मेरी उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन होती है और मैं प्रॉपर आपको मेथड बताती हूँ कि किस तरीके से आपने अपने पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, कि क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है पेपर्स के अंदर, एग्जामिनर की चेकिंग के अंदर। तो आप भी इसी तरीके से प्रॉपर डेटा बनाएंगे, डेटा लिखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, देन थोड़ा सा डिस्टेंस देके वहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, मास ऑफ कार। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, हमारे पास मास गिवन नहीं है, हमारे पास क्या गिवन है, वेट गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास मालूम करेंगे। मास किस तरीके से मालूम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास विच इज़ वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास मालूम करना हो तो हम उसके वेट को ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ अप्लाई कर रहा होता है, राइट। तो जो वेट की फोर्स होती है वो क्या होती है, ग्रेविटी की तरफ होती है। तो वेट को हम ग्रेविटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मास आ जाएगा। वेट हमारे पास क्या है 9800 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी क्या है 9.8। तो मास हमारे पास आ गया 9800 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 1000 kg। मास का यूनिट केजी होता है, तो हमारे पास मास आ गया केजी। ठीक है, पहली वैल्यू कन्वर्जन की हमारे पास इनिशियल स्पीड थी, दूसरी हमारे पास क्या आ गई 1000 kg, हमने मास मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग, जो भी सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन of motion. Why we are going to apply third equation of motion, because we are going to solve the numerical which is included the motion and the rest। हमारे पास क्या है यहाँ पर मोशन और हम जो है वो रेस्ट पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, 2 एज इट इज़ फॉर्मूले का आ गया, एक्सेलरेशन की जगह a आ गया, s हमारे पास डिस्टेंस कितना है 50, वेलोसिटी फाइनल 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस इनिशियल हमारे पास क्या है 11.11 का स्क्वायर हो गया 11.11। अब यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 100 आ गया और a एज इट इज़ आ गया एक्सेलरेशन, 0 एज इट इज़ 11.11 का स्क्वायर किया, सो भी हमारे पास आंसर आ गया 123.4321। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम एक्सेलरेशन को सेपरेट कर देंगे। यहाँ हमारे पास -123.4321 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विच इज़ 100 से डिवाइड कर रहे हैं, डबल ज़ीरो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.234321। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। बट हमारे पास एक्सेलरेशन की कहीं पर भी डिमांड नहीं है, हमें एक्सेलरेशन मालूम नहीं करना। हमने मालूम किया क्यों है, क्योंकि हमें जो है फोर्स मालूम करनी है। फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू m मल्टीप्लाई बाय a। तो अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स किस तरीके से मालूम करेंगे, मैं यहाँ पर एक सेपरेटर
बना देती हूँ। यू कैन यूज़ द नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज यूज़ करना है, आप कभी भी सेपरेटर लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमें क्या मालूम करना है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे F इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। बेसिकली फोर्स मालूम करने के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन का पता होना ज़रूरी है। एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन नहीं था, मास हमने वेट और ग्रेविटी से फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास हमारे पास क्या है 1000 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया -1.23431। जब हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1234321 न्यूटन। न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन 1000 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस में, यानी कि फोर्स हमारे पास क्या आ गई माइनस में। एंड दिस इज़ द कॉमन एंड लॉजिकल थिंग कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं गाड़ी को मूव करने के लिए वो पॉजिटिव में होती है, लेकिन जो रिटार्डिंग फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, क्योंकि वो मूवेबल ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, रोक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए अप्लाई की जा रही होती है। तो आप ये नोट करिए कि इससे पहले मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन हमारा आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आया, क्योंकि जो रिटार्डिंग फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। रीज़न क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आगे जो है वो अपनी स्पीड के साथ 40 किलोमीटर स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यहाँ तक ये जाता है, इसका डिस्टेंस कवर होता है कितना 50 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया, और ये यहाँ जाकर इसको ब्रेक लगे और ये स्टॉप हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट है, ये बी पोजीशन पर पहुँच गया। तो यहाँ पर ये 40 किलोमीटर स्पीड से क्या जा रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, यहाँ पर ब्रेक लगा, तो जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुई वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि इस कार को रोकने के लिए नेगेटिव फोर्स अप्लाई हुई। दैट नेगेटिव फोर्स इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव में होती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव साइन shows that it is retarding force. So whenever you are going to solve the numerical related to the retarding force, so you need to understand the answer should be in minus form, कि आंसर आपके पास हमेशा रिटार्डिंग फोर्स की पोजीशन में नेगेटिव में आएगा। और अगर आप रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपके पास रिटार्डिंग फोर्स गिवन है, तो वो हमेशा आपके पास किस में होगी, नेगेटिव में होगी। क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए अप्लाई की जाती है। तो दैट्स वाई रिटार्डिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव साइन में होती है। स्टार्ट टू सॉल्व और टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर डायनामिक्स क्लास फर्स्ट ईयर सिंटैक्स बुक कोड। In numerical number 2, it is stated that a helicopter weighs 3,920 न्यूटन, यानी कि एक हेलीकॉप्टर है और उसका वेट कितना है 3,920 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। हमें क्या मालूम करनी है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज़ एप्लीकेबल ऑन इट इज़ इफ़ इट इज़ असेंडिंग अप एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो असेंडिंग पोजिशन में हमें दो फोर्सेज मालूम करनी है। पहली फोर्स कौन सी मालूम करनी है कि फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज़ असेंडिंग पोजीशन, और उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। अब दूसरी फोर्स कौन सी मालूम करनी है, इफ़ इट इज़ मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो इस तरीके से समझे कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, राइट, और उसका वेट कितना है 3,920 न्यूटन। वो क्या कर रहा है, असेंडिंग पोजीशन में जा रहा है, वो यूं करके मूव करके ऊपर की पोजीशन में जा रहा है। तो हमें वो फोर्स मालूम करनी है जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रही है। उसके बाद दूसरी उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, एक कांस्टेंट स्पीड की पोजीशन हो जाती है। कांस्टेंट स्पीड के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, बिकॉज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ द एक्सेलरेशन। तो जब हमारे पास यहाँ पर उसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे हेलीकॉप्टर जिसका वेट 3,920 न्यूटन है, ये जो है असेंडिंग पोजीशन में जा रहा है। तो पहली फोर्स हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो रही है। दूसरी फोर्स कौन सी है, जब ये कांस्टेंट स्पीड में है, और वो स्पीड कौन सी है 4 मीटर पर सेकंड की, और यहाँ पर कोई भी स्पीड के अंदर चेंजेस नहीं आ रही। स्पीड के अंदर चेंजेस ना आने का मतलब है एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू
मेंटेन द डेटा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, वेट मौजूद है। और ये वेट हमारे पास क्यों गिवन है, क्योंकि वेट की वजह से हम क्या मालूम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास इफ़ वी नीड। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मास की वैल्यू ग्रेविटी से मालूम कर सकते हैं। वेट हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू 3920 न्यूटन। देयर इज़ नो नीड टू चेंज द वैल्यू इन द यूनिट, क्योंकि प्रॉपर यूनिट में है। अब हमारे पास एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पर, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, अब उसके बाद हमें क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। हमने यहाँ पर लग दिया फोर्स, ठीक है। मास हमारे पास, अब हमारे पास मास गिवन नहीं है, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास इजीली। हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जो है वो, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, मास। तो मास किस तरीके से मालूम करते हैं, वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, राइट। तो हमारे पास मास हो जाएगा m इज इक्वल टू, वेट हमारे पास है 3920 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी 9.8, तो मास हमारे पास हो जाएगा 400 kg। ये आ गई हमारे पास मास की वैल्यू, यानी कि जो हेलीकॉप्टर जिसका वेट 3920 था, वो जब उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि अगर जो है वो एक हेलीकॉप्टर जो है असेंडिंग पोजीशन में है तो उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई होगी, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट होगी वो ग्रेविटी की तरफ होगी, ठीक है। तो ये 400 kg हमारे पास इसका मास आ गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, सबसे पहले नेट फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर। नेट फोर्स हेलीकॉप्टर के ऊपर मालूम करेंगे, किस तरीके से मालूम करेंगे, देखिए ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक पोजीशन है, यहाँ पर आपके पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है। यहाँ से इसके ऊपर इसका वेट जो हो रहा है वो ग्रेविटी की तरफ अप्लाई हो रहा है। इसका वेट कहाँ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो इसको असेंडिंग पोजीशन में ले जा रही है। ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसका वेट जो है वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स है वो इसको कहाँ लेके जा रही है, असेंडिंग पोजीशन में लेके जा रही है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, राइट। यानी कि इस डिस्टेंस को डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। नेट फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन हाइट माइनस W, यानी कि जो हमारे पास वेट है। अब हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। हमें क्योंकि फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर मालूम करनी है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है, एवरेज फोर्स हेलीकॉप्टर पे जब वो असेंडिंग पोजीशन में है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जब हमने इसको इंटरचेंज किया, एक्सचेंज किया, तो ये हमारे पास हो गया फोर्स प्लस वेट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑन हाइट है, ठीक है, फोर्स ऑन हाइट मालूम करनी है। अच्छा जी, फोर्स हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, फोर्स हमने मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अभी हम इस इक्वेशन को यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ पर अब हम मालूम करेंगे, क्योंकि हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फोर्स मालूम कर लेंगे। मास हमारे पास क्या है, 400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फोर्स हमारे पास आ गई 800। यहाँ भी हमने इसको हाईलाइट कर लिया, फोर्स हमारे पास क्या आ गई, 800। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर विच इज़ इक्वल टू फोर्स 800 प्लस 3920, क्योंकि 3920 उसके ऊपर वेट अप्लाई हो रहा था। तो फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर हमारे पास आ गई 4720 न्यूटन। ये वो वाली फोर्स है जब जो है वो हेलीकॉप्टर आपका असेंडिंग पोजीशन पर मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक्सीलरेशन कितना अप्लाई हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सीलरेशन हमारे पास बेसिकली गिवन ही इस वजह से था कि हम उससे मास मल्टी इनटू एक्सीलरेशन के बाद फोर्स की वैल्यू मालूम कर सकें। ये तो हमारे पास फोर्स नंबर 1 आ गई। अब हमें कौन सी फोर्स मालूम करनी है, फोर्स नंबर 2, ठीक है। तो फोर्स नंबर 2 भी हम यही मालूम कर लेते हैं। फोर्स नंबर 2 क्या है, फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर एट कांस्टेंट स्पीड।
एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि कांस्टेंट स्पीड जब भी होती है तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक्सेलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर फोर्स में क्या किया, एम ए किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 400 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 800। लेकिन यहाँ हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू द फोर्स हमारे पास फॉर्मूला सेम आएगा, एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर माइनस वेट। ठीक है, हमें फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर मालूम करनी है, तो हम फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर एज इट इज़ रहने देंगे और फॉर्मूले को सेम उसी तरीके से अरेंज करेंगे, फोर्स प्लस वेट। तो फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर हमारे पास आ जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर फोर्स की जगह हमने क्या किया था, मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई किया था। अगर हम यहाँ पर भी मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, ज़ीरो। तो फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो, और वेट क्या है, 3920। सेम वही आ जाएगा हमारे पास, फोर्स ऑन हाइट इज इक्वल टू 3920 न्यूटन। नाउ द आंसर इज 3920। फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर, फोर्स आपके पास दो तरह से अप्लाई हो रही है। पहली फोर्स कौन सी थी, जो कि हेलीकॉप्टर को असेंडिंग पोजीशन के अंदर मूव करने के लिए अप्लाई हो रही थी, दैट इज़ नेट फोर्स। और उसके बाद क्या हुआ, वो असेंडिंग पोजीशन में आ गया कांस्टेंट स्पीड में। यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। फोर्स ज़ीरो क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। इस पोजीशन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था, 2 मीटर पर सेकंड था। लेकिन जब कांस्टेंट स्पीड पे गया तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है देयर इज़ नो चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी। जब इस वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास कॉमन सी बात है क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमने फोर्स मालूम की थी, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करें, मास हमारे पास 400 है, 400 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली फोर्स हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्स ज़ीरो हो गई और वेट 3920 हो गया, तो हमारे पास फोर्स क्या आ गई, हेलीकॉप्टर 3920। स्टार्ट टू अंडरस्टैंड और टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर डायनेमिक्स। न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके अंदर किस तरह की हमारे पास डिस्क्रिप्शन मौजूद है एंड हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। 100 ग्राम्स बुलेट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बुलेट है और उसका हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है 100 ग्राम्स। एक बुलेट है, फायर फ्रॉम अ 10 kg गन, यानी कि हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है, और एक गन है। गन का वेट हमारे पास कितना है, 10 kg, और बुलेट का वेट कितना है, 100 ग्राम्स, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारे पास इसका भी मास मौजूद है और गन का भी मास मौजूद है, तो दोनों का मास हमारे पास मौजूद है और वो फायर की जाती है विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से फायर की जा रही है, 100 मीटर पर सेकंड से फायर की जा रही है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि आप हमें बताइए कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, ठीक है। तो अब हमें स्पीड बतानी है गन की। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इनिशियली डेटा मेंटेन करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ गन, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे मास ऑफ गन विच इज़ इक्वल टू, मास ऑफ गन हमारे पास क्या है, 10 kg। ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज इट इनटू एनी अनदर यूनिट। अब हमारे पास क्या है, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। मास ऑफ बुलेट क्या है, एम के साथ में बी लगा देती हूँ ताकि हमारे लिए इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम, राइट। अब हमारे पास क्या है, ये केजी में मौजूद है और ये ग्राम में मौजूद है, तो यहीं हम जब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसको यहीं पर इसका कन्वर्जन कर लेंगे और मास ऑफ बुलेट को चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो मास ऑफ बुलेट हमारे पास क्या आ गया, 0.1 kg। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई मास ऑफ बुलेट की। अब हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड, ऑब्वियसली सी बात है, लॉजिकली अगर हम देखें तो हमने जिस गन से फायर किया है तो इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी, और ज़ीरो ही होगी, क्योंकि बिफोर फायरिंग तो हमारे पास गन भी रेस्ट पोजीशन में है और बुलेट भी रेस्ट पोजीशन में है बिफोर फायरिंग, तो उसके ऊपर कोई भी स्पीड अप्लाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर जो भी स्पीड अप्लाई होगी वो फाइनल स्पीड कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल स्पीड गिवन नहीं है, लेकिन ये हम अपनी लॉजिक्स को यूज़ करते हुए बताएंगे कि इनिशियल स्पीड जो है वो हमारे पास दोनों की ही ज़ीरो है, यानी कि u1 एंड u2 इज इक्वल टू
ज़ीरो। U1 को आप ये बुलेट भी ले सकते हैं, गन भी ले सकते हैं, ये दोनों ज़ीरो हैं। इसकी रीज़न ये है कि बिफोर फायरिंग आपके पास यहाँ पर इसकी कोई स्पीड नहीं है, तो इस वजह से स्पीड ऑफ बुलेट एंड स्पीड ऑफ गन दोनों ही हमारे पास ज़ीरो हैं। अब हमें क्या मालूम करनी है? फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा V एंड बुलेट, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, ये 100 मीटर पर सेकंड का जो डेटा है ना, ये यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप 100 मीटर पर सेकंड अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द बुक नहीं आएगा। तो ये यहाँ पर 1000 है, इसको आप यहीं पर चेंज कर लीजिए, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल में पूरी वीडियो बनाने के बाद एंड में बताने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल के डेटा में यहाँ पर इशू है, ये 1000 है। अगर आप 100 अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 10 नहीं आएगा, जो कि बुक के मुताबिक है। और अगर आप 1000 अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट बुक के मुताबिक आएगा। अब यहाँ पर फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट आ गई, इसके बाद आ जाएगी फाइनल स्पीड ऑफ गन। ठीक है, तो V ऑफ गन ये आपके पास कितनी है आपको मालूम करनी है। अब हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सो वी आर गोइंग टू अप्लाइंग जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो आपको लिखना पड़ता है। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है? वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा? मास ऑफ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस हिसाब से लेना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर M1 V1 लेते हैं या M2 V2 लेते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो द फॉर्मूला आपके पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? M1 U1 प्लस M2 U2 विच इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मास और इनिशियल स्पीड जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 की, उसका मास और उसकी स्पीड के बराबर होते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2 की, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन आपके पास ये इक्वेशन होती है, आफ्टर कोलिजन ये होती है, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है तो दोनों ही इक्वेशन इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम जस्ट सपोज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि M1 जो है वो हमारे पास क्या है? गन है। ठीक है, राइट, M1 हमारे पास क्या है? गन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास ऑफ गन, तो हमारे पास स्पीड ऑफ गन हो जाएगा, प्लस M2 हमारे पास क्या है? बुलेट, तो U2 भी क्या हो जाएगा? बुलेट। ये मैं आपकी कन्वीनियंसी के लिए लिख रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हमारे पास मास 1 है, तो 1 में हमारे पास गन है, V1 में भी गन है, और मास 2 यानी कि ऑब्जेक्ट 2 है, तो हमारे पास मास ऑफ बुलेट है एंड स्पीड ऑफ बुलेट है। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो सब जगह गन और बुलेट लिखे है। अब हम अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास ऑफ गन हमारे पास क्या है? 10 मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ गन क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन की है 0, प्लस की साइन। मास ऑफ बुलेट हमारे पास क्या है? 0.1 ब्रैकेट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ बुलेट क्या है? 0, क्योंकि ये बिफोर कोलिजन बात हो रही है और ये आफ्टर बात हो रही है। तो बिफोर तो आपके पास मूवमेंट ही नहीं थी, कोलिजन ही नहीं था, दोनों चीज़ें रेस्ट पोजीशन में थी, तो इनकी स्पीड 0 थी। अब मास ऑफ गन की बात करते हैं, तो मास ऑफ गन हमारे पास क्या है? 10 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन। फाइनल स्पीड ऑफ गन हमारे पास क्या है? हमें फाइनल स्पीड ऑफ गन नहीं पता, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, उसके बाद आपके पास मास ऑफ बुलेट क्या है? मास ऑफ बुलेट देखिए आपके पास क्या है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ गन क्या है? बुलेट 100। यहाँ 0 आ गया, प्लस मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, यहाँ पर 10 स्पीड ऑफ गन आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर जो एक छोटी सी बात समझने वाली है वो ये है कि आप कोशिश अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर अगर हमारे पास गन मौजूद है, ठीक है, यहाँ से बुलेट फायर किया जा रहा है, यहाँ से बुलेट फायर किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी फोर्स और स्पीड होगी वो किस में होगी? पॉजिटिव में होगी, क्योंकि यहाँ से गन है, ये गन है, और यहाँ से बुलेट फायर कर दिया गया, तो यहाँ पर स्पीड जो होगी वो प्लस में होगी। इन्होंने क्या बोला? व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, यानी कि रिकॉइल ऑफ द गन। जब हमारे पास गन में से निकलने वाली
बुलेट है तो जो गन है उसकी फोर्स पॉजिटिव में होगी, तो जो बुलेट होगी उसकी फोर्स क्या होगी, नेगेटिव में जा रही होगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो बुलेट की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय -1000। तो ये हमारे पास 0 आ गया इज इक्वल टू 10, ये स्पीड ऑफ गन आ गया। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में शिफ्ट हो गया और ये हमारे पास आ गया 100। 10 को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, मूव कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया -100। अच्छा जी, 10 जब यहाँ पर मूव हुआ तो ये भी माइनस में आ गया। ऑब्वियसली सी बात है, ये हमारे पास माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो हमारे पास स्पीड ऑफ गन आ गई 100 डिवाइडेड बाय 10। 10 को 100 से डिवाइड किया तो स्पीड ऑफ गन आ गई हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस इज द आंसर। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि बेसिकली इशू क्या है, कि यहाँ पर मेजॉरिटी वीडियोस के अंदर या टीचर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो आंसर में माइनस मेंशन करवा देते हैं। आंसर में माइनस इसलिए नहीं आएगा कि जब हम गन से कोई भी बुलेट फायर कर रहे हैं तो गन की जो स्पीड होगी वो पॉजिटिव में होगी क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन जब हम रिकॉइल की बात करें तो रिकॉइल में क्या होगा कि वो फोर्स हो जाएगी, वो जो स्पीड हो जाएगी वो नेगेटिव में हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है ये क्या है, नेगेटिव में है। और जब हमने इसको अप्लाई किया और सॉल्व किया तो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 3। और यहाँ पर करेक्शन क्या थी, ये 100 मीटर पर सेकेंड नहीं था, 1000 मीटर पर सेकेंड था। We are going to solve numerical number 4. Numerical number 4 in which stated that a machine gun fires 10 bullet. इस न्यूमेरिकल के अंदर भी सेम डिस्कशन की जा रही है कि एक मशीन गन है जिससे फायर किए जाते हैं 10 बुलेट्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर जो है वो 10 बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं टारगेट के ऊपर, इनटू अ टारगेट। ईच बुलेट वेट 20 ग्राम्स, यानी कि हर बुलेट यहाँ पर कितने फायर किए जा रहे हैं, 10 बुलेट, और हर बुलेट का वेट कितना है, 20 ग्राम, एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। और उनकी स्पीड कितनी है, हर बुलेट की स्पीड है 1500 मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड के अंदर जो है वो 10 बुलेट फायर किए जा रहे हैं मशीन गन से। फाइंड नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। अब हमें क्या मालूम करनी है, वो फोर्स मालूम करनी है जो कि गन को होल्ड करने के लिए यूज़ हो रही है, अप्लाई हो रही है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर एक मशीन गन से जो है वो 10 बुलेट्स फायर किए जा रहे हैं पर सेकंड इनटू द टारगेट, तो उसको होल्ड करने के लिए भी फोर्स अप्लाई हो रही होगी। हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, हेयर वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुलेट्स लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास डेटा में क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बुलेट्स कितने हैं, 10। अच्छा जी, अब हम मास ऑफ 1 बुलेट ले लेते हैं, यानी कि 10 बुलेट से ईच बुलेट वेट, यहाँ पर एक बुलेट का वेट दिया गया है, तो मास ऑफ बुलेट हमारे पास क्या है, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 20 ग्राम, राइट। अब हम इस यहाँ पर 20 ग्राम की कन्वर्जन यहीं पे कर लेते हैं ताकि हमें इशू ना हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं केजी के अंदर, तो मास ऑफ बुलेट हमारे पास क्या आ गया, 0.02 kg। अब हमारे पास नंबर 1 वैल्यू आ गई नंबर ऑफ बुलेट्स, और नंबर 2 डेटा की वैल्यू आ गई मास ऑफ बुलेट। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, मास ऑफ 10 बुलेट्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मालूम करेंगे मास ऑफ 10 बुलेट्स, ठीक है। तो 1 बुलेट का हमारे पास मास जो आया है हम उसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मास ऑफ 10 बुलेट्स आ जाएगा, वो हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 0.2 kg, ठीक है। ये हमारे पास 1 बुलेट का मास था और ये हमारे पास 10 बुलेट्स का मास आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, स्पीड ऑफ बुलेट। स्पीड ऑफ बुलेट हमारे पास क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ बुलेट VB 1500 मीटर पर सेकेंड। what we need to find out, we need to find out the value of force which is question mark। टाइम हमारे पास क्या गिवन है, t is equals to 1 second। there is no need to change the टाइम, क्योंकि टाइम भी हमारे पास प्रॉपर कन्वर्जन में मौजूद है, तो हमें टाइम भी चेंज करने की नीड नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हमें क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स मालूम करने का फॉर्मूला एज यू नो दैट एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू
एंड बिफोर क्लासेस आपने थ्योरी में भी अंडरस्टैंड किया होगा कि फोर्स हम कैसे मालूम करते हैं, जब हम मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होती है, मास को जब हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। बट यहाँ सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो एज यू नोट दैट द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड चेंज ऑफ स्पीड पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास फोर्स, अगर हम यहाँ पर हम फोर्स लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास हम एज इट इज़ रहने देते हैं। एक्सेलरेशन की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, यानी कि चेंज ऑफ स्पीड आ गई। अब चेंज ऑफ स्पीड किस में होती है, पर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन की जगह हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही बेसिकली ये है कि चेंज ऑफ स्पीड एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मास मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। ये मैंने अगेन लिख दिया, आपको डबल स्टेप में लिखने की नीड नहीं है। एज वी नो दैट, आपको जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब मशीन गन फायर कर रही है, इससे पहले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको एक बात बताई कि जब वो फायर कर रही है तो फायर करने के बाद उसकी ऑब्वियसली सी बात है कोई ना कोई स्पीड होगी। लेकिन बिफोर फायरिंग मशीन गन भी रेस्ट पोजीशन में है और बुलेट भी रेस्ट पोजीशन में है। तो बिफोर फायरिंग हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, बिकॉज गन एंड बुलेट्स आर इन रेस्ट बिफोर फायरिंग। ठीक है, फायरिंग से पहले इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या थी, ज़ीरो थी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें रेस्ट पोजीशन में थी। तो यहाँ हमारे पास फोर्स आ गया, मास हमारे पास क्या गिवन है 0.2। ठीक है, तो हमने यहाँ 0.2 लिख दिया। फाइनल स्पीड हमारे पास 1500 है, इनिशियल स्पीड 0 है, डिवाइडेड बाय 1 हो गया। तो ये हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1500। तो फोर्स हमारे पास आ गए 0.2 को 1500 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गए 300 न्यूटन। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो अनसीन वैल्यू थी वो क्या थी, आपके पास इनिशियल स्पीड। बेसिकली अनसीन वैल्यू क्या थी, वो जो हमें लॉजिकली फाइंड आउट करनी थी। हम एज यू नो दैट कि फोर्स मालूम करने के लिए हमें मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज ऑफ स्पीड पर टाइम सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन काउंट होता है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड इन माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड हमारे पास गिवन थी 1500 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमारे पास इनिशियल स्पीड गिवन नहीं थी। तो इनिशियल स्पीड कॉमन सी बात है कि जब मशीन गन और बुलेट जो है वो बिफोर फायरिंग की हम बात करें तो उन दोनों की तो कोई स्पीड ही नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों तो रेस्ट पोजीशन में हैं। जब वो रेस्ट पोजीशन में है तो उनकी इनिशियल स्पीड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे हमने वी आई की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दिया एंड देन मैथमेटिकली जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया, फोर्स इज इक्वल टू 300 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ योर न्यूमेरिकल नंबर 4। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 5 पे a 50 gram bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 ग्राम का जो बुलेट है, यानी कि उसका मास गिवन है बुलेट का, वो फायर किया जाता है एक ब्लॉक के ऊपर। 10 kg के ब्लॉक के ऊपर हम जो है वो बुलेट फायर कर रहे हैं। दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड, यानी कि वो सस्पेंडेड है एक बड़ी सी कॉर्ड के साथ। सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, कि क्यों वो सस्पेंडेड है, वो जो है बेसिकली पेंडुलम की तरह स्विंग कर रहा है। इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेड सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेज बाय 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम उसको डिस्प्लेस कर दें, उसकी लोकेशन से चेंज कर दें ब्लॉक को तो जो ग्रेविटी है उसका सेंटर वो राइज हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड ऑफ बुलेट। तो यहाँ पर बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, क्योंकि मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं, डेटा बनाएंगे सो वी कैन फाइंड आउट इजीली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ बुलेट।
ठीक है। मास ऑफ बुलेट को हम कह देते हैं M1, वो है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम का कन्वर्जन हम कर लेते हैं यहाँ पर, इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 kg। मास ऑफ बुलेट क्या आ गया, 0.05 kg। अब हमें क्या मालूम करना है, मास ऑफ ब्लॉक। तो ये हो गया हमारे पास M2। ठीक है, मास ऑफ ब्लॉक क्या है, 10 kg है, तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द यूनिट। यहाँ पर हमें कहीं पर भी यूनिट चेंज करने की नीड नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हाइट गिवन है। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर, ग्रेविटी राइजेज बाय 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन है जो क्या है 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमारे पास डेटा के अंदर कौन सी चीज़ गिवन है, हमें क्या मालूम करनी है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट। स्पीड ऑफ बुलेट मालूम करनी है, तो हमें क्या मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि V1। ठीक है, हमें क्या मालूम करनी है, V1 मालूम करना है। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूमेरिकल इजी नहीं है, अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल इतना इजी नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं। हम यहाँ पर अब इजीली हम यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। M1V1 इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक है, यहाँ पर इसका मोमेंटम वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर M1V1 हमारे पास M1 की वैल्यू क्या है, 0.05 जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की है। ठीक है, V1 हमारे पास अननोन है तो वो हमें मालूम करना है। उसके बाद मास 1 हमारे पास क्या है 0.05 एंड मास 2 हमारे पास क्या है 10 और V2 हमारे पास नहीं है, यानी कि स्पीड तो हमारे पास दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। स्पीड हमारे पास ना गन की है, ना ही हमारे पास बुलेट की है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ गन नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक है। ना ही स्पीड, क्योंकि उसकी तो कोई स्पीड नहीं हो सकती ब्लॉक की, वो तो अभी रेस्ट पोजीशन में है। तो यहाँ पर हमारे पास ना ही V1 मौजूद है, ना ही V2 मौजूद है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहकर इसको हमने अभी यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज वी नो दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो गेन हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे हाफ mv², जो इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल्स टू mgh। यानी कि जब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होता है तो हाफ mv² आता है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला इज mgh। ठीक है, हाफ की जगह हमारे पास हाफ आ जाएगा, राइट। उसके बाद मास हमारे पास क्या है, M1 प्लस M2, क्योंकि हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ हैं तो M1 प्लस M2 आ जाएगा और उसके बाद V² हो जाएगा। गॉट इट। यहाँ पर अब हमारे पास मास में अगेन हमारे पास M1 प्लस M2 आ गया। ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है आपके पास, यहाँ पर हम अभी ग्रेविटी और H एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाफ आ गया, हाफ के बाद M1 हमारे पास 0.05 है, M2 हमारे पास 10 है एंड V का स्क्वायर हमें मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास M1 की सेम यही वैल्यू है 0.05 और यहाँ 10 आ गया। ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है और हाइट हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 10 को 100 से चेंज कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 0.1, यानी कि यहाँ पर भी आपने कन्वर्जन करनी है। सेंटीमीटर के अंदर हाइट नहीं होती, मीटर के अंदर होती है, राइट। अब यहाँ पर आपके पास ये हाफ आ गया, 0.05 में 10 ऐड किया तो ये आ गया 10.05
और ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी 10.05, ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास 10.5 से 10.5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 को 0.1 से आपने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर क्या है आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, अब ये हाफ हमारे पास क्या है, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, नो इशू। तो ये आपके पास वी स्क्वायर क्या आ गया 1.96। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रिमूव करना है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। 1.96 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो है वो सेपरेटेड लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और उसका क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वी आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी ये आपके पास क्या आई है V2 की वैल्यू, ये सब जो हम मालूम कर रहे थे ये क्या था हमारे पास V2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग V2 इन इक्वेशन नंबर 1, जब हम इस V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू इजीली। यहाँ पर आप ये देखिए, ये आपके पास क्या है 0.05 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर क्या था 0.5 में 10 करेंगे तो ये 10.05 और V2 आपके पास क्या आ गया 1.4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास V1 आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.07 डिवाइडेड बाय 0.05। V1 आपके पास आ गई 281.4 मीटर। न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, लेकिन मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी और फैसिलिटी के लिए जो है वो फुल पेज वीडियो बनाती हूँ, जबकि उसकी रोटेशन और मूवमेंट चेंज हो जाती है, उसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, बट स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए ही मैं फुल पेज वीडियो बनाती हूँ, ताकि जब आप अपने मोबाइल का वर्जन चेंज करें, अपने मोबाइल की रोटेशन को चेंज करें, तो आपके पास एक प्रॉपर पेज के ऊपर एक क्वेश्चन आए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को अलग अलग पेज के ऊपर कर रहे होते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। अब ये पूरे एक पेज के ऊपर फुल स्क्रीन के ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है, आप इसमें से देख सकते हैं कि कहाँ से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, कहाँ पर मैंने रफ कॉलम यूज़ किया है, किस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो ये आपके पास कंप्लीट न्यूमेरिकल नंबर 5 आ गया और इसका आंसर है, यानी कि हमारे पास जो स्पीड नंबर 1 आई है वो आई है 281.4 मीटर और V2 आई थी 1.4 मीटर पर सेकेंड। सो यू कैन, इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द न्यूमेरिकल, सो you can copy it easily. Now we are going to discuss how to learn how to solve numerical number 6 chapter dynamics. numerical number 6 को स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं स्टेटमेंट को, देन उसके बाद देखेंगे कि उसमें हमें क्या जो है वो फाइंडिंग्स हैं और क्या हमारे पास गिवन में। 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स, यानी कि यहाँ पर कोलिजन की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि हमारा फॉर्मूला कोलिजन को देखते ही समझ जाएंगे स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमें मोमेंटम वाला फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि कोलिजन का मतलब ही हमारे पास मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर 70 ग्राम बॉल कोलिड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम, यानी कि हमारे पास दो बॉल्स हैं और उनका कोलिजन होता है। पहली बॉल का वजन वेट जो है वो 70 ग्राम्स है और नंबर 2 का जो है वो 40 ग्राम्स है और दोनों का कोलिजन होता है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, यानी कि जो फर्स्ट बॉल है हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 9 मीटर पर सेकेंड टू राइट, वाइल द सेकेंड बॉल इज एट रेस्ट, यानी कि हमारे पास, मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पिक्चर के थ्रू फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी होती है। ये हमारे पास बॉल नंबर 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास बॉल नंबर 2 है। बॉल नंबर 1 एंड बॉल नंबर 2, इसका वेट हमारे पास क्या है 70 ग्राम और इसका वेट है 140 ग्राम, राइट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड टू राइट, यानी कि इसकी V1 हमारे पास क्या है 9 मीटर पर सेकेंड, राइट।
और हमारे पास ये वाली बॉल जो है ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब है इसका v1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये हमारे पास टेस्ट पोजीशन में यहाँ पर मेंशन है एज ए टेस्ट। इफ़ द कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम ये कह सकें कि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन, यानी कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी इन्होंने हमें बता दी कि वी आई 9 मीटर पर सेकेंड है और ये रेस्ट में है तो वी आई 0 है। तो अब आप बताइए कि आपके पास जो है वो बॉल 1 की फाइनल वेलोसिटी और बॉल 2 की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स कि वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाइनल स्पीड और वेलोसिटी, बोथ द टर्म्स आर सेम। तो हमें क्या मालूम करनी है, यहाँ पर इसकी स्पीड मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी डेटा गिवन होता है हम वो लिखते हैं। मास हमारे पास क्या है m1 70 ग्राम। 70 ग्राम को हम यहाँ डेटा के अंदर ही चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास चेंज होके क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमें इसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 0.07 kg। अब हमारे पास वैल्यू नंबर 1 आ गई m1 की 0.07 kg। अब हमारे पास नंबर 2 क्या है, m2 हम यहाँ पर देखेंगे, मास नंबर 2 वो है हमारे पास 140 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 140 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, तो हमारे पास m2 क्या हो जाएगा 0.14 kg, यानी कि अब हमारे पास नंबर 2 वैल्यू क्या आ गई 0.14। अब हमारे पास इनिशियल स्पीड क्या है वी आई ऑफ फर्स्ट बॉल। ठीक है, यानी कि हमारे पास बॉल नंबर 1 की जो वेलोसिटी है हम उसको क्या इनिशियल को हम किससे लिखते हैं u1 से लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी अब हम बॉल 2 की ले लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, तो हम उसको u2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड हमारे पास फर्स्ट बॉल की भी है और सेकंड बॉल की भी मौजूद है, जिसको हमने u1 u2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या मालूम करना है v1 यानी कि फाइनल स्पीड। ठीक है, और हमें यहाँ पर vf यानी कि v2 की मालूम करनी है, वो भी फाइनल स्पीड। यहाँ पर v1 है और यहाँ v2 है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जस्ट प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे और हमें क्या मालूम करनी है फाइनल स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉल। ठीक है, फर्स्ट बॉल की फाइनल स्पीड मालूम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम v1 लिख देंगे। अब हमें v1 मालूम करनी है, यानी कि फाइनल स्पीड मालूम करनी, इनिशियल स्पीड मालूम नहीं करनी। तो कोलिजन हुआ है दो बॉल्स के अंदर, तो यहाँ पर m1 माइनस m2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2 फार्मूले का, ये आपके पास फार्मूला है m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये v1 आपके पास क्या आ जाएगी, अभी हम फर्स्ट बॉल को डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट बॉल की ही फाइनल स्पीड मालूम कर रहे हैं। m1 हमारे पास है 0.07 माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय, यही वैल्यू प्लस में आ जाएगी 0.07 प्लस 0.14 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 9, प्लस की साइन आ गई, 2 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास m2 आपके पास क्या है 0.14 एंड u2 आपके पास क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा है 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये 0 आ गया, डिवाइडेड बाय m1 है 0.07 प्लस m2 है 0.14। राइट, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0.07 से 0.14, आंसर आएगा 0.07 डिवाइडेड बाय प्लस करेंगे तो 0.21 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस, जब हम यहाँ पर ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास अगर ज़ीरो किसी भी वैल्यू में प्लस में या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो हमारी पूरी टर्म जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है, ये हमारे पास हो गया ज़ीरो। तो हमारे पास फाइनल स्पीड क्या आ गई यहाँ पर माइनस 0.63 डिवाइडेड बाय 0.21, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आ गई हमारे पास -3 मीटर पर सेकेंड।
फाइनल स्पीड क्या हो गई बॉल नंबर 1 की 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, ये क्यों इस तरह क्यों आई है, माइनस में क्यों आई है? अब ज़रा आप कॉमन लॉजिकली क्वेश्चन को समझें कि जब फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल को हिट किया, फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल को हिट किया और यहाँ पर कोलिजन हुआ, तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करें तो जो फर्स्ट बॉल होगी वो मूव बैक करेगी थोड़ा सा, ठीक है। जो फर्स्ट बॉल होगी वो मूव बैक करेगी और सेकंड बॉल मूव फॉरवर्ड करेगी। आप चाहें तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व करके देख सकते हैं अपने घर में भी, आपके पास जो भी स्पेस हो वहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें कि जब दो बॉल्स का कोलिजन होगा तो जो पहली बॉल है वो थोड़ा सा बैक मूव करेगी और दूसरी बॉल आगे की तरफ मूव करेगी। तो जो पहली बॉल बैक मूव करेगी तो ऑब्वियसली सी बात है उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इस नेगेटिव की वजह से कोई इशू नहीं है, ये आंसर आपके पास बिल्कुल ठीक है और ये आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए। अब हमें क्या मालूम करनी है, फाइनल स्पीड ऑफ सेकेंड बॉल, ठीक है, यानी कि V2, राइट। फाइनल स्पीड मालूम करनी है, यहाँ पर भी हमारे पास सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, प्लस की साइन आ गई यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है, आप फॉर्मूले में ये पहले भी लिख सकते हैं और ये बाद में भी, ये मैं सेम वही फॉर्मूला लिख रही हूँ, लेकिन मैंने उसका सेकंड पार्ट पहले नोट कर दिया और फर्स्ट पार्ट में अब मैं बाद में लिख रही हूँ, तो इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास 2 फार्मूले का है, m1 हमारे पास 0.07 है, मल्टीप्लाई बाय u1 हमारे पास 9 है, डिवाइडेड बाय m1 0.07 प्लस 0.14, ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पर प्लस की साइन आ गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे 0.14 माइनस 0.07 डिवाइडेड बाय 0.07 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई बाय u2 जो कि हमारे पास 0 है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेस, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए पेज को टर्न करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रही, यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको पेज मूव ना करना पड़े, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, तो V2 आपके पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को 0.07 से मल्टीप्लाई करके 9 से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आंसर कुछ आ जाएगा 1.26 डिवाइडेड बाय 0.07 में 0.14 प्लस करेंगे तो 0.21 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 0 आ जाएगा। 0 मीन्स नथिंग, तो 0 का कोई इशू नहीं है। V2 आपके पास क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जब फर्स्ट और सेकंड बॉल का कोलिजन होगा तो जो फर्स्ट बॉल होगी वो मूव बैक होगी और सेकंड बॉल जो होगी वो मूव फॉरवर्ड होगी। तो देखें, फर्स्ट बॉल जो है वो उसी स्पीड से मूव बैक हुई है 3 मीटर पर सेकेंड और सेकंड बॉल उसी स्पीड से मूव फॉरवर्ड हुई है। तो आपके पास आंसर आ गया V1 3 मीटर पर सेकेंड और V2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। टू सॉल्व द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स का लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7 और उसके अंदर डिस्कस किया गया है अ ट्रक वेइंग 2500 kg, यानी कि एक ट्रक है उसका वेट क्या है 2500 kg और मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, और वो मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार, कोलिजन हो जाता है तो इट मीन्स अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम, बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम। कोलाइड्स करता है विद अ स्टेशनरी कार, स्टेशनरी कार का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि कार जो है वो रेस्ट पोजीशन में है तो कार की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे पास डिजिट्स और नंबर बताए नहीं जाते, लेकिन हमें स्टेटमेंट से समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पर स्टेशनरी कार का मतलब क्या हुआ गया कि उसकी स्पीड जो होगी वो आपके पास 0 होगी। वेइंग 1000 kg, और उस कार का वेट क्या है 1000 kg। द ट्रक एंड कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, अब ये जब कोलिजन होता है, ये इम्पैक्ट होता है तो दोनों ही चीज़ें मूव करने लग जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये क्या है आपके पास ट्रक है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका वेट क्या है 2500 kg और इसकी वेलोसिटी क्या है
इनिशियल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपके पास एक कार है, ठीक है, और कार की स्पीड क्या है अगर आप देखें तो ये 0 है। 0 क्यों है? रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर ये स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी कि रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और इसका वेट क्या है 1000 kg। अब ये ट्रक यहाँ से मूव करेगा, जब ये ट्रक यहाँ पर आएगा और इसको हिट करेगा तो क्या होगा, हिट करने के बाद ये अपनी जगह पर स्टेबल नहीं रहेगी, बल्कि इस इम्पैक्ट के बाद क्या होगा, ये कार भी आगे की तरफ मूव कर जाएगी। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। हमें क्या मालूम करनी है? कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी कि जो ट्रक की वेलोसिटी है वो और जो कार की वेलोसिटी है वो, तो हमें दोनों वेलोसिटीज़ का कॉमन मालूम करना है, राइट। तो अब हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ ट्रक, ठीक है। ट्रक को हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास है m1। m1 हमारे पास क्या है 2500 kg, kg के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी कन्वर्जन की नीड नहीं है। अब हम यहाँ पर आ गए मास ऑफ कार, ये हो गया m2 दैट इज़ 1000 kg। यहाँ पर भी ये kg में मौजूद है, तो कन्वर्जन की नीड नहीं है। अब हम आ जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है। तो ट्रक की क्या हो जाएगी आपके पास 21 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या मालूम करनी है फाइनल कॉमन वेलोसिटी। फाइनल कॉमन वेलोसिटी हमने क्या करनी है मालूम करनी है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद इसके अंदर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ पर हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आती जाएंगी वो हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ गई इसकी वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि कॉमन मालूम करनी है, m1 हमारे पास क्या है 2500 मल्टीप्लाई बाय v1 हमारे पास क्या है 21 प्लस m2 हमारे पास क्या है 1000 kg प्लस v2 हमारे पास क्या है 0, ये देखिए 0 है, इज इक्वल टू अब हमारे पास m1 क्या आ जाएगा 2500 प्लस m2 1000 और मल्टीप्लाई बाय v, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 52,500 प्लस 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 0। 2500 में 1000 ऐड करेंगे 3500, और ये आपके पास आ गई कॉमन वेलोसिटी, क्योंकि हमें कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है। 52,500 डिवाइडेड बाय 3500 इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी। जब हम दोनों को इट सेल्फ डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आप व्यूवर्स को, देखने वाले स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। लास्ट न्यूमेरिकल था, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द न्यूमेरिकल में बताया जा रहा था कि एक हमारे पास ट्रक है जो 21 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है, और उसका वेट 2500 kg है। वो इस स्पीड से आ रहा है। आगे जो कार है वो इनिशियली वेलोसिटी के ऊपर है, यानी कि वो रेस्ट पोजीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, क्योंकि उसने तो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं की। उसका वेट 1000 kg है। जब ये कोलिजन करता है और ये इसको हिट करता है तो दोनों ही एक स्पीड से मूव कर जाते हैं। उसकी वजह ये देखिए, अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक बॉल जब दूसरी बॉल को हिट करती है तो वो बॉल जो होती है मूव बैक कर जाती है। रीज़न ये थी कि दोनों ही बॉल्स जो थी, क्योंकि दोनों ही बॉल्स थी सेम ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वो मूव बैक हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर इलास्टिक कोलिजन था। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जब दोनों बॉल्स ने मूव किया, दोनों ने हिट किया, तो एक बॉल मूव बैक हो गई और एक बॉल मूव फॉरवर्ड हो गई। लेकिन यहाँ इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ट्रक का वेट आप देखिए 2500 kg और यहाँ पर कार का 1000 kg। तो जब ट्रक ने कार को हिट किया तो क्या हुआ, ट्रक और कार दोनों ही एक स्पीड से आगे मूव करने लग गए। तो इन क्वेश्चन में भी यही डिमांड की गई है कि अब आप हमें वो फाइनल
स्पीड फाइनल वेलोसिटी बताएं जिससे कार और ट्रक दोनों ही मूव करते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 15 मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए ट्रक की स्पीड क्या थी 21 मीटर पर सेकंड। तो लॉजिकली कॉमन सेंस की बात ये है कि अगर आपके पास एक ट्रक जो है वो 21 मीटर पर सेकंड के से स्पीड से आ रहा है और उसके आगे अभी कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी जो है वो मतलब फ्रिक्शन नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर स्पीड से आ रहा है। लेकिन अगर उसके पास कार आ जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे आंसर में भी आया है कि पहले उसकी 21 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन लास्ट में जो आंसर आया वो 15 मीटर पर सेकंड आया। इट मीन्स कि इट्स अ कन्फर्म दैट कि जब ट्रक कार को हिट करेगा तो उसकी स्पीड के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और वो कम हो जाएगी, यानी कि वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द ऑल द न्यूमेरिकल विच इज इंक्लूडेड इन चैप्टर नंबर 3। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई माई सेल्फ टू एक्सप्लेन और टू सॉल्व चैप्टर नंबर 2। तो मैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको इसमें कोई इशू है सो यू कैन मैसेज मी ऑन माई पर्सनल इनबॉक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।